नमस्कार दोस्तों, टीपीएस के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। टीपीएस में हम अक्सर उन शख्सियतों की बात करते हैं जो अपनी लोक संस्कृति और कला के लिए एक अलग स्तर से काम कर रहे हैं। वो बेहतरी की तरफ बढ़ने के लिए अपनी पुरजोर कोशिश करते हैं और उस मुकाम को पाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आप कल्पना कीजिए कि एक सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाला व्यक्ति, मेरिट लिस्ट में नाम था लेकिन नहीं गया। क्यों? क्योंकि उसे कलर करना था, अपने उत्तराखंड की लोक संस्कृति को उकेरना था उन दीवारों पर, कैनवास पर। बचपन में कभी पिता ने डांटा था, कहा था कि गणित की कॉपी में कैनवास क्यों बना दिया, ड्राइंग की कॉपी तो लाए थे ना। तो कहता है कि नहीं, करना तो बस यही है, अपनी संस्कृति को बचाना है अपनी तरफ से। वो हर कोशिश करनी है, हर उस चीज को रंगना है जो पहचान है मेरी संस्कृति की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुकुल बडोनी जी की, जिन्हें आपने अक्सर रील्स और फेसबुक में बहुत अच्छे से देखा होगा पेंटिंग करते हुए, एक वॉल पेंटिंग आर्टिस्ट। आज हमारे साथ मुकुल स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार मुकुल जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। जी मुकुल जी, सबसे पहले वॉल पेंटिंग्स, क्योंकि मैं तो आपकी वॉल पेंटिंग्स बहुत देखती हूँ, तो वॉल पेंटिंग बचपन में कैसे शुरू हुआ था? ये वॉल पेंटिंग या पेंटिंग का शौक बेसिकली? शौक तो बचपन से था ही मुझे पेंटिंग करने का, लेकिन ऐसा नहीं था कि आगे चल के मतलब पूरा करियर इसी में बनाना है। बस करते रहता था, शौकिया करता था बचपन में। तो शौक में करते थे। तो हमने सुना था कि बचपन में एक बार पिताजी ने डांट दिया था। जी जी जी, क्या थी वो पूरी घटना? मैम एक्चुअली जब शौक था बचपन में तो कुछ भी सरफेस मिलता था, है ना। वो इंग्लिश की कॉपियाँ होती थी पहले, लाइनिंग में लिखते थे। मैथ्स की होती थी जिसमें वो बॉक्स रहते थे बने हुए। तो वो तो जोड़ने घटाने के लिए होती थी कॉपी, लेकिन मैं उसमें भी पेंसिल से कुछ ना कुछ करता था। जो एक मुझे ध्यान है, कृष्ण भगवान का एक फोटो था, तो वो मैं ज़्यादातर बनाता था उसमें। तो पापा ने देखा कि यार इसने तो हर कॉपियों में यही बना दिया, अब ये इंग्लिश गणित तो पढ़ेगा कि ये ड्राइंग ही करेगा सब में। तो पापा ने बड़ा डांटा था मुझे, यार तेरे ड्राइंग की कॉपी ला रही है तो उसमें बनाना, इनमें क्या बना रहा। तो बहुत डांट खाई बचपन में, लेकिन मैं फिर भी करते रहता था, हर कॉपी में कुछ ना कुछ करते रहता था। ओके, मतलब ये जो पेंटिंग थी, तो मैथ्स हो चाहे कॉपी कोई भी हो, कागज चाहिए और पेंसिल चाहिए। कुछ भी बना दो। तो मुकुल, जैसे आपकी मैं पेंटिंग्स देख रही थी, पेंटिंग्स में बहुत बारीकियां हैं। मैं जब आपकी कोई भी फोटो देखती हूँ तो किसी वृद्ध महिला का अगर कोई चित्र बनाना हो तो उसकी वो झुर्रियां, क्योंकि पेंटिंग आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल टास्क होता है पेंटिंग, खासकर वो जब वो वॉल पे हो, क्योंकि वॉल पेंटिंग के लिए चैलेंजेस बहुत आते होंगे। बिल्कुल सही बात है। किस तरह के चैलेंजेस होते हैं? देखो, वॉल पे फर्स्ट हम देखें तो देखो कोई भी वॉल हमें एकदम क्लीन तो नहीं मिलेगी। पहले तो उसको बैकग्राउंड वगैरह भी हमको, कई बार तो वॉल्स में क्या होता है कि वो पोस्टर चिपकाए रहते हैं लोगों ने ऐड के लिए, है ना, हर के वो साफ करवाओ, फिर उसमें बेसमेंट करो। लेकिन जो हाइट का होता है मैम, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है उसमें। क्योंकि सीढ़ियाँ लगाओ, बेसिकली जब काम करना है तो 9-10 फीट तो फिर भी ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन जब 15 फीट 20 फीट में काम करना है तो वो बड़ा मुश्किल होता है। किस तरह के चैलेंजेस होते हैं मुकुल? कोई घटना याद हो तो? मैम अभी जो मैं हाल में ही काम किया मैंने सोआकोली में, मैं उसका बताता हूँ आपको। वहाँ पे सीढ़ियाँ नहीं मिल पा रही थी हमारे को। सीढ़ी मिल रही थी तो 12 फीट की, लेकिन काम करना था 18 फीट में। तो फिर ना उसके साथ मैंने वो सीढ़ियाँ बांध दी दो रस्सों से, और जो पहली वाली सीढ़ी थी वो भी जरा हिल रही थी, प्रॉपर स्टेट भी नहीं थी वो। तो बड़ा मैंने कहा यार कैसे करूँगा काम, और करना भी था वो काम। तो फिर वो रस्सियों से वो सीढ़ियाँ बांध के फिर स्टेबल किया, वो भी बोल्ड में आगे पीछे जा रही थी, तो बड़ा रिस्की था मेरे लिए बहुत, क्योंकि अगर थोड़ा भी मैं उसमें हल्का फिसल जाता तो पक्का नीचे गिरना था उसमें। मैम ये वाले चैलेंज तो बहुत रहते हैं कि गिरने का बहुत बड़ा रहता है, और फिर काम भी हमें ऐसे कि 18-20 फीट हाइट में ही करने हैं, तो वो बड़ा प्रॉब्लम रहता है। लेकिन वॉल को एक सुंदर नारी बना देना, वो बोलने लगती है आपकी उकेरी हुई, जो आप पेंटिंग जो करते हैं, जो भी आकृति आप बनाते हैं, वो बोलने लगती है। तो जब वो बोलती है उसका स्टार्टिंग कैसे होता है, स्केचिंग कैसे की जाती है इतनी बड़ी वॉल पे? स्केचिंग तो मैम हम लोग ग्रिड मेथड यूज़ करते हैं उसमें, क्योंकि बड़ी वॉल्स में मेजरमेंट करना आसान नहीं होता है। तो ग्रिड बना के हम स्केचिंग करते हैं, मतलब कलर से ही, कोई कलर का बहुत हल्का टोन लेके उसी से फिर ग्रिड के अंदर स्केचिंग करो, फिर उसके बाद कलर फिलअप करो पहले सब में, जो फर्स्ट उसका स्टेप होता है, फिर उसके बाद दूसरे वाले स्टेप में थोड़ा थोड़ा और सही करना, और जो थर्ड स्टेप होता है उसमें फिनिशिंग एंड 3D 2D इफेक्ट जो भी होता है वो निकालना। बहुत मुश्किल टास्क है वॉल पेंटिंग।
मैम मुश्किल तो है, क्योंकि वो इतना बड़ा सरफेस कवर करना, फिर चढ़ना उतरना, वो बहुत बड़ा दिक्कत करता है, बहुत ज़्यादा। जी आपने सही कहा कि बहुत मुश्किल रहता होगा, क्योंकि जब वो पेंटिंग्स को देखते हैं ना तो वो इतनी बड़ी बड़ी दीवारें, क्योंकि हम तो कागज पे उकेरने वाले लोग हैं, तो कागज पे देखना बहुत आसान होता है क्योंकि दो खैर वो एरिया बहुत छोटा है, लेकिन बड़े सरफेस पे बनाना जी। और उसके लिए पहले फ्रेमिंग, वो जो भी आप प्रैक्टिस करते होंगे वो किस तरह से करते हैं आप? मैम प्रैक्टिस तो नहीं करता हूँ, बस फोटो मुझे मिल जाए उसी समय से पूरी प्रैक्टिस होती है फिर। अच्छा, मतलब आप फोटो देख के पूरा वॉल? हाँ, फोन में बेसिकली पहले लोग क्या करते थे, फोन का जब बहुत ज़्यादा ऐसे एंड्रॉयड फ़ोन नहीं थे तो प्रिंट आउट निकाल लेते थे, उसी में ग्रिड मार के फिर वॉल पे। अब तो मैम देखो फ़ोन में भी ऐसे ऐप आ रखे हैं कि उसमें ही ग्रिड मारो, फ़ोन में ग्रिड मर जाते हैं, दीवार पे मारो, स्टार्ट करो। अब फ़ोन पकड़ा ही रहता मैंने हाथ में, बस ये फोन छूट भी जाता बहुत बार, मेरा फोन टूट रखा है वो ऐसे सीढ़ियों से, तो वो टूटा है, छूट गया। ओके। अच्छा मुकुल, जैसे आप जब काम करते हो जी, ठीक है, तो काम करते हुए क्योंकि आपका ग्रेजुएशन हुआ, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन आपने एमए जो है ड्राइंग से है आपका, पेंटिंग, तो ये सब करने के लिए क्योंकि पिताजी का प्रेशर रहा होगा, अमूमन यही होता है हर घर में कि आप नौकरी कीजिए। पेंटिंग वालों के लिए तो बिना बीएड के भी एंट्री थी पहले होता था, तो लोग इजीली एंट्री ले लेते थे, लेकिन आपने क्या किया कि मैरिड में नाम आया और उसके बाद आप गए ही नहीं, आपने ज्वाइन करने की सोची ही नहीं, क्यों? मैम एक्चुअली मैंने जो लास्ट वाला एलटी दिया था, मेरे बहुत अच्छे उसमें मार्क्स थे। हालांकि वो वाला पेपर मैं क्लियर कर दूं, थोड़ा वाला पेपर हमारा गवर्नमेंट ने जैसे चल ही रहे हैं वो लीक हो जा रहे हैं किसी न किसी वजह से ना, तो वैसा कुछ उसमें हो गया था। मेरे बहुत अच्छे मार्क्स थे, अगर वो उसका रिजल्ट आता तो मेरा उसमें हो भी जाता आराम से, लेकिन हो भी जाता मैंने तब भी नहीं करना था मैम, क्योंकि मैंने मन बना लिया था जब मेरा जब बीएड और एमए भी हो गया था पेंटिंग से, तो मैंने फिर उसके बाद सोचा कि नहीं यार, मुझे एज ए चित्रकार काम करना है, मतलब एज ए टीचर काम नहीं करना मुझे, क्योंकि अगर मैं चित्रकार हूँ तो मैं तो वैसे ही वर्कशॉप करवाने जाता हूँ बच्चों की, तो एज ए टीचर भी हम वैसे काम कर सकते हैं, अपनी खुशी के लिए दूसरों को सिखा सकते हैं। लेकिन अगर मैं स्वतंत्र रहूं इस फील्ड में, जहां मर्जी वहां काम करूं, है ना, जैसा मर्जी वैसा करूं, तो मुझे लगता है मैं अच्छे से कर सकता हूं और कर भी रहा हूं। और अगर मैं गवर्नमेंट जॉब में होता कहीं तो शायद फिर ऐसा कुछ ना कर पाता। ओके, मतलब जो है कि बंधा हुआ काम करना मन नहीं था, थोड़ा, तो इसलिए आपने सोचा कि ये रहा ज्यादा। तो जब आपने शुरू में ये निर्णय लिया होगा तो पिता का, मतलब पापा जी, क्योंकि आपके पिताजी प्रधानाचार्य थे शिशु मंदिर के, तो किस तरह का रिएक्शन रहा उनका? मैम देखो, घर वालों का क्या होता है कि पहाड़ों में ना कोई भी हो, सबका रहता है यार सरकारी नौकरी लग जाए, वो फिर चौकीदार की लग जाए, कैसा भी लग जाए, सरकारी ठप्पा होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि ठीक है, जरूरी भी है, बहुत जरूरी भी है वो, इसलिए ताकि बहुत सारी चीज़ें लोगों की उससे सही भी हो जाती है, इकोनॉमी सिस्टम है ना, फैमिली की जो कंडीशन है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, अगर जुनून हो मैम तो कोई भी फील्ड हो, चाहे हम पेंटिंग्स का ले लें, म्यूज़िक का ले लें, डांसिंग का, है ना, और अगर ये भी ना हो हम एग्रीकल्चर में भी कुछ अच्छा करना चाहें तो मैम कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं, है ना। कोई ज़रूरी नहीं कि हम गवर्नमेंट में ही जाके स्टेबल हो सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट से बहुत अच्छा मैम कर सकते हैं अगर अपने अंदर एक जुनून हो। तो मुझे लगता है कि मुझे लगा कि नहीं, मेरे अंदर वो चीज़ है, जुनून है, मैं कर सकता हूँ, और भगवान के आशीर्वाद से मैं कर भी रहा हूँ थोड़ी बहुत। सर, जैसे आप काम कर रहे थे स्टार्टिंग में, क्योंकि आप खुद भी युवा हैं और हमारे प्रदेश में तो युवाओं के लिए तो विशेषकर अवसर ही अवसर, ऐसा सरकार कहती है ना। लेकिन जब लोकल फॉर वोकल के भाषण तो बहुत दिए जाते हैं मंचों पर, लेकिन जब आर्टिस्ट को, अपने यहाँ के आर्टिस्ट को काम देने की बात आती है तो सरकार का सहयोग किस तरह का रहता है? मैम देखो, मैं जैसे एकदम पॉजिटिव वे में तो सरकार का वैसा नहीं रहता कि लोकल्स लोगों को काम दें, या फिर जैसे उत्तराखंड में 13 ज़िले हैं तो उनका बिल्कुल नहीं रहता कि भाई इन 13 ज़िलों से ही कलाकार होनी चाहिए जो काम करें। फिर लोग ये भी कहते हैं कि भाई कलाकार है ही नहीं तो हम बाहर से बुलाते हैं, ऐसा नहीं है। आप अगर ढूंढोगे, मौका देंगे नए यूथ को, इतने सारे कॉलेज हैं, आप टीचर से डायरेक्टली बात करो ना कि भाई आपके जो कॉलेज में स्टूडेंट हैं, BA वाले, MA वाले, कौन अच्छा काम कर रहे हैं, टीम बनाओ, फिर तभी तो मैम धीरे धीरे आगे काम करेंगे, है ना। लेकिन नहीं, इनका क्या रहता है कि चलो दिल्ली से बुला लो, है ना, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, ऐसी जगह से बुला लो, है ना। देखो ठीक है, काम कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि बाहर के लोग, लेकिन प्रायोरिटी हमें जो हमारे हैं लोकल लोगों को मिलनी चाहिए, है ना। जैसे अभी मैम बहुत पहले कुंभ भी हुआ था, पहले वाला जो हुआ था हरिद्वार में, तो वहाँ भी बेसिकली जितने आर्टिस्ट थे सब लोग बाहर के थे। क्यों, हमारे यहाँ भी तो आर्टिस्ट है ना। मौका दोगे या फिर आप स्वयं बोलोगे, आप कोशिश करेंगे कि भाई अपने स्थानीय कलाकारों को ढूंढो,
तो जैसे हम हैं मैम, तो हम लोग स्थानीय कलाकार हैं, तो क्यों हम नहीं करते कि हम लोगों को भी तो आता है करना, आप मौका तो दें। यानी कमी जो है केवल एक मौके की है। बिल्कुल मैम, वो मौका मिले तो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते आर्टिस्ट हैं, है ना? करने को तैयार है, बिल्कुल बस मैम, मौके की तलाश मौके में। की। जी सर, जैसे आपने कहा कि मौके की बात करें तो एक एसडीएम सर हैं जी जी जो कभी उत्तरकाशी में रहे और उन्होंने आपको पहली बार एक मंच दिया था जी आपकी पेंटिंग के लिए, और वो मंच ऐसा मिला कि उसके बाद वो सहयोग करते चले गए। और आज आप वॉल पेंटिंग के जो क्षेत्र है इसमें एक अच्छा खासा नाम आप कमा चुके हैं। वो कौन व्यक्ति हैं? मैम वो जो सर हैं श्री देवेंद्र सिंह नेगी जी हैं, एसडीएम हैं सर उत्तरकाशी में। वो भटवाड़ी हमारी तहसील है, तो वो वहाँ पे पोस्टेड थे। तो मेरी पहली मुलाकात शायद सर से 2016-17 के आसपास हुई है। तो उन्होंने एक मतलब वहाँ पे एक कंपटीशन करवा रहे थे कॉलेज में। जैसे मैं कह रहा हूँ कि भाई तुम कॉलेज से छान सकते हो बच्चों को, तो हम भी ऐसे ही छटे हैं शुरू में। तो सर ने कहा कि एक स्वच्छता पे कुछ पेंटिंग्स बनानी है। तो 2-3 ग्रुप मैम बने हमारे उसमें, और इत्तेफाक से मेरा वाला ग्रुप फर्स्ट आ गया। तो फिर होता ना, एक अगर कोई ऑफिसर हो जो आर्ट को वैल्यू देता हो, तो उनको लगा कि यार इनके ग्रुप अच्छे हैं। फिर सर ने छोटे मोटे काम दिए उसी हमारे शहर उत्तरकाशी में, और मैं फिर करते गया। तो सर को लगा यार इसका काम भी अच्छा है, तो सर ने फिर धीरे धीरे मुझे कुछ प्रोजेक्ट रिस्क इसमें दे। एक सर ने मुझे अल्मोड़ा भी भेजा था। हाँ मतलब बहुत संबंधों से। हाँ। तो फिर मैम थोड़ी बहुत मैंने काम किया, तो फिर लोगों ने भी देखा। तो फिर सर, तो अभी भी सर काफ़ी प्रोजेक्टों में हेल्प करते हैं। तो ये है कि सर का बहुत बड़ा सहयोग रहा तब भी और अब भी। बिल्कुल अच्छी बात है कि सहयोग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मंच ना मिले तो जो आर्टिस्ट है वो कहाँ जाए। नहीं मैम, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम लोगों को सहयोग ना मिलता, अगर थोड़ा हेल्प नहीं मिलती, तो शायद मुझे लगता फिर मैं भी नहीं कुछ कर पाता। मैं भी क्या पता फिर सोचता कि नहीं यार ठीक है, सरकारी ठीक है ना। क्योंकि मैम देखो, ये जो फील्ड है इसमें बहुत मेहनत है, और काम हमारा कितना भी अच्छा हो, अगर तुम्हें एक थोड़ा सपोर्ट नहीं मिलता किसी का ना, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ पे। तो कुछ लोग हैं मैम जिनका मुझे बहुत सपोर्ट मिला, जैसे नेगी सर हैं, एक हमारे गौड़ जी। हाँ गौड़ जी हैं, उनके विषय में ही बात कर रहे थे कि गौड़ जी जो है वो टूरिज्म डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं। जी जी। तो सर उनसे कैसे मिलना हुआ? अब मिलना तो हुआ, उसके बाद उनका सहयोग किस तरह का रहा है? दरअसल जैसे मैं फेसबुक में अपनी रील्स अपलोड करते रहता हूँ, तो मुझे लगता है कभी सर के फेसबुक में उनके फीड में मेरा रील आ गया है ना। तो सर तब नैनीताल में टूरिज्म ऑफिसर थे 2017-18 के आसपास। तो सर ने मुझे कांटेक्ट किया कि मुकुल मैं नैनीताल में हूँ, तो आप क्या आ सकते हैं यहाँ पे कुछ आर्ट वर्क करने। मैंने कहा सर क्यों नहीं। तो सर ने मेरे को 2-3 बार ही बोला, लेकिन फिर ये कि हमारे कुछ और प्रोजेक्ट थे, मैं सर को टाइम नहीं दे पाया। फिर सर का ट्रांसफ़र चंपावत हुआ, तो मैं पहली बार ही चंपावत में गया था सर के कहने पे। फिर उसके बाद हमने काम वाम भी काफ़ी किया वहाँ पे। चंपावत में टी गार्डन है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, टूरिज्म ऑफिस, वहाँ पे हमने पूरी जगहों पे काम किया। फिर उसके बाद सर से तो कनेक्शन हो ही गया था, तो सर भी हमें प्रोजेक्ट देते रहते, हम करते रहते, तो उनका भी बड़ा सहयोग है मैम। आपके लाइफ में बहुत सारे सहयोगी जरूर हैं जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाया। बिना सहयोग के तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। मुकुल जी, जैसे प्रोजेक्ट्स की हम बात कर रहे हैं, तो एक वॉल पेंटिंग, अगर एक वॉल की बात करें तो कितना टाइम लगता है वॉल पेंटिंग में, और कितने लोगों का, क्योंकि आपकी जो टीम है मोस्टली आपके 15 लोगों की टीम आपकी रहती है, जो लोग काम करते, कम से कम इतने लोग रहते हैं, तो कितना टाइम लगता है एक वॉल पेंटिंग? और क्या किस तरह की मतलब उसकी ड्राफ्टिंग क्या होती है बेसिकली, क्योंकि काम बांटना पड़ेगा, तो किस तरह से करते हैं वो सारी चीजें? जैसे हमें कोई बड़े प्रोजेक्ट मिल गए, जैसे अभी देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था, तो वहाँ पे भी मेरी टीम में 10 से ऊपर ही लोग थे। तो हमने कुछ जगहें डिसाइड करी थी कि भाई इस वाले पोर्शन से ऊपर आप करेंगे, इससे नीचे हम करेंगे। अब उन 10 में से भी 3-3 करके या 4-4 करके डिवाइड करे रहते हैं लोग। तो उसको बता देते हैं भाई कि आपने ये करना है, तो आप लोगों का जो 3-4 लोग हैं आप इसको देखेंगे और हम ये लोग ये वाला देखेंगे। तो उसमें चित्र भी फिर बांटे जाते हैं कि भाई आपने इस वाले थीम पे करना है काम, हमने इस वाले पे करना है। तो इस तरीके से हम काम करते हैं। और अगर जैसे कोई बड़ा काम ना हो, जैसे मैं काम कर रहा हूँ, तो मेरे साथ 1 या 2 लोग तो मैम रहते ही हैं। जैसे कोई 10 बाई 10 की वॉल है, तो उसको 1 या ज़्यादा 2 दिन में कंप्लीट हो जाती है। लेकिन मैम डिपेंड कंडीशन, अगर जैसे वही सीढ़ी वाला अगर सिस्टम हो तो फिर बड़ा मुश्किल रहता है, तब तो 3 से 4 दिन लग जाते हैं। चैलेंज हुए तो वो बढ़ जाएगा। हाँ, तब वो बढ़ जाता है मैम। बिल्कुल जी। अच्छा, आप एक चीज बता रहे थे कि ऋषिकेश में एक वॉल मिली थी आपको, जानकी जो पुल है ना? हाँ, उसमें वो क्या कहानी थी, किस तरह से रहा वो? मैम जो जानकी सेतु में है, बहुत बड़ी वॉल है और बहुत अच्छी लोकेशन भी है, नो डाउट।
तो नेगी सर उस समय पालिका के चार्ज पे थे जब इलेक्शन नहीं होते जी 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 जी। तो सर ने कहा कि मुकुल इस वाली वॉल पे कुछ बन सकता है तो बहुत अच्छा लगेगा। मैंने कहा सर मुश्किल लग रहा है मुझे। तो कह रहे यार मुश्किल क्यों लग रहा है, इसमें हम लोग सब वो देंगे ना, तो मैं क्रेन व्रेन देंगे। मैंने कहा सर ये बहुत बड़ा है, 3 मंजिला बिल्डिंग के जितना है भाई, मैंने इतना कभी किया ही नहीं। तो बड़ा मुश्किल था मेरे लिए वो करना। तो उन्होंने फिर हमें वो ट्रॉली दी है ना, उसमें पूरा खुद ही से ऑपरेट करते हैं उसको। तो मेरे साथ मेरी टीम में एक है दीपू, छोटा भाई, बहुत अच्छा काम करता है वो। तो दीपू ने बोला भैया मैं चढ़ सकता हूँ इसमें। मैंने कहा भाई ठीक है तू ही चढ़। तो वो पहले चढ़ा उसमें, फिर बहुत ऊपर गया, मतलब 60 to 70 फीट की हाइट में कम से कम। तो वो फिर खुद ही ऑपरेट कर रहा है इधर उधर खुद ही। मैंने कहा यार ये तो बड़ा भयंकर दिल वाला है, तो खूब डर भी नहीं लग रही इसको। तो उसने बोला भैया सब ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। वो जब नीचे आया 1-2 बारी वो भी फिर ऊपर गया। मैं जब गया वहाँ तो मैं उसके अंदर बैठा, मैंने आंखें बंद करी अपनी है ना, मैं यूँ बैठा आंख बंद करके। फिर मैं जब ऊपर चढ़ा फिर मैंने धीरे धीरे देखा इधर उधर नीचे, तो डर तो बहुत ज़्यादा लगा मुझे। लेकिन फिर 2-3 बारी मैं ऊपर नीचे चढ़ा उसके बाद, तो फिर मैं थोड़ा रिलैक्स हो गया। लेकिन वो बड़ा रिस्की काम था क्योंकि ट्रॉली में ही काम करना इधर उधर, क्योंकि ऐसा भी नहीं कि ट्रॉली हर पोर्शन पे पहुंच जाए। क्योंकि वो 60 फीट उसकी हाइट है, फिर यू में भी वर्टिकल में भी अगर उसको देखें तो वो 70 to 80 फीट होगी। तो वो बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन हम लोगों ने वो किया और वो उसका जो रिजल्ट भी बहुत बेहतरीन रहा। बिल्कुल, आज भी वो खूबसूरत सी दिखती है। वो एक जो दीवार थी पूरी पुल की, बिल्कुल है ना, वो आज में जान मुझे लगता है अगर ऋषिकेश सिटी की वन ऑफ द बेस्ट पेंटिंगों में उसका भी नाम आ सकता है। और ये इसमें एसडीएम सर का बहुत बड़ा सहयोग है, और मेरे जो जितने भी साथ में काम करने वाले थे उसमें टीम लोग, उनका भी बहुत बड़ा सहयोग है। बिल्कुल सही कहा आपने कि टीम वर्क के बिना तो काम करना मुश्किल ही होता है। चैलेंजेस आते हैं, लेकिन कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है जो उसमें बोले कि नहीं पहले मैं, बिल्कुल काम तो करना ही है। अच्छा, जैसे काम की बात आप कर रहे थे, तो काम में जिस हिसाब का आपका प्रोफाइल देख रही थी मैं, तो उसमें क्योंकि आप पेंटिंग से हैं, आपके पास स्टूडेंट सीखने भी आते हैं, आप सिखाते हैं। पहले मैं सिखाता था। हाँ, सिखाने के बाद फिर धीरे धीरे, क्योंकि कॉलेज पास आउट बच्चे जो होते हैं उनको एक मंच, एक प्लेटफॉर्म, क्योंकि आजकल इंटर्नशिप का बड़ा जोर रहता है कि आप इंटर्नशिप आपने कहाँ की है या आपके पास एक्सपीरियंस कितना है। लेकिन हर बच्चे का यही सवाल होता है किसी भी फील्ड का हो कि एक्सपीरियंस कहाँ से लाएं जब मौका ही नहीं मिलेगा। लेकिन आप वो मौका उन बच्चों को दे रहे हैं, तो किस तरह से अप्रोच करते हैं वो आप तक? मैम देखो अब तो सोशल मीडिया है, तो मुझे लगता है कि 90 से 95% लोग तो डायरेक्ट मैसेज करते हैं कि भैया हमें आपके साथ काम करना है, या फिर आपसे सीखना है, या फिर टेक्निक आप बताओ कैसे कैसे करते हैं, कि वॉल में हमने कभी किया नहीं है तो कलर कौन से यूज़ करते हैं, कैसा प्रोसेस रहेगा। तो अगर मुझे कभी समय रहता हो तो मैं डायरेक्ट मैसेज में भी बात करता हूँ, और जैसे कहीं कहीं मैं वर्कशॉप भी करता हूँ स्कूलों में बच्चों के साथ, तो कहता हूँ भाई कि आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं और आप लोग सीख सकते हैं। और अब जिसको ये है कि भाई मेरे को फ्यूचर इसी में ही बनाना है, आपके साथ काम करना है, तो ऐसे भी कुछ बच्चे हैं जो हमेशा काम कर रहे हैं, तो इस तरीके से भी हम सीख सकते हैं बच्चे, या फिर जो हैं वो कुछ सीख भी रहे हैं। सर, जैसे सरकार की जो नीति है, जी जी, आर्टिस्टों के लिए नीति बनाई गई है, तो सरकार की जो कला की जो नीति है उसमें क्या उत्तराखंड के आर्टिस्ट फिट नहीं बैठते? आपको क्या लगता है? मैम देखो, सरकार की ऐसी कोई प्रॉपर नीति तो मुझे दिखी नहीं अभी तक कोई, कि जिसमें आर्टिस्टों को एक उचित स्थान मिले। बिल्कुल भी नहीं है मैम। मैं देखो मुझे 7 से 8 साल तो हो ही गए इस फील्ड में, लेकिन गवर्नमेंट का कोई एकदम मैं बोलूँ तो बहुत अच्छा फीडबैक नहीं है उनका। देखो फीडबैक सिर्फ इतना है कि यार बनाओ अच्छा लगेगा, सिर्फ देखो अच्छा लगना ही वो नहीं है, मतलब पूरा नहीं है। जरूरी। हाँ, देखो उस कला का सम्मान करना, उसको बहुत लंबे समय तक बचाए रखना, ऐसा कुछ। देखो अगर हम कहीं पे काम कर रहे हैं तो मैम ऐसा होना चाहिए कि देखो भैया, वो देखो गवर्नमेंट भी तो पैसा दे रही है ना हमें, अगर मैंने कुछ काम उनके किए भी, लेकिन सिर्फ ये ना हो कि 2 साल तक रहती है, कुछ ऐसी जगह पे फिर बनवाया जाए कि जहाँ कम से कम 10 साल तो कम से कम रहे, है ना। और जैसा आप नीतियों की बात कर रहे हैं, तो मुझे तो लगा नहीं ऐसा कुछ उनकी नीति है कलाकारों के लिए जिससे कि सबको मौका मिले, ऐसा तो नहीं। बहुत ये तो मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने इस तरह ध्यान ही नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया। सच बात है, ध्यान ही नहीं दिया, बिल्कुल बिल्कुल नहीं दिया। यानी कि अगर मंचों पे भाषण देना है तो बिल्कुल हम तैयार हैं, हमारे यहाँ आर्टिस्ट हैं, युवाओं आओ और रोजगार ले जाओ, लेकिन जब बात आती है वास्तव में देने की तो कहीं ना कहीं कमी तो कुछ रह ही जाती है। बिल्कुल है मैम, बहुत कमियां हैं। वो कमी आपके हिसाब से क्या कमियां हैं? देखो मैम, मुझे लगता है कि ठीक है, जैसे
टीचर हैं, आर्ट टीचर, ठीक है, लेकिन कॉलेजों में भी मैम कुछ ऐसे पद होने चाहिए वैसे, या फिर कभी हो जो मतलब एज अ आर्टिस्ट ही वो भर्ती हो, उसका काम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल सिखाना। वो प्रैक्टिकल सिर्फ ये नहीं कि नॉर्मली मतलब पास होने के देना, हाँ, उसको अच्छे से सिखाएं। जैसे मैम उसमें मूर्ति कला भी हो सकती है, वॉल आर्ट का भी हो सकता है, तो कुछ स्पेशल आर्टिस्ट होनी चाहिए मैम, है ना, ताकि उस पर्टिकुलर फील्ड, हाँ, उस पर्टिकुलर फील्ड में। और जैसे कुछ स्थानीय कलाकार हैं मैम, अब मेरा जिला है उत्तरकाशी में, वहाँ बहुत सारे कलाकार हैं, लेकिन मैम मौका नहीं मिलता है। और मुझे लगता है मैम हर कोई मेरी तरह भागा दौड़ी भी नहीं कर सकता है, क्योंकि मैम मैंने बहुत भागा दौड़ी करी है मैम। अगर मैं यहाँ पे हूँ तो उसके पीछे बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं, बहुत सारे लिंक हैं मैम, बहुत सारी अप्रोच हैं, बहुत सारी मेरी भागा दौड़ियाँ हैं। मैं देखो ना, उत्तरकाशी से चंपावत अपनी बाइक में जा रहा हूँ, तो 2 दिन तो पहुँचने में ही लगते हैं, है ना, लेकिन उतना कला के लिए उतना समर्पण, उतना टाइम देना, घर वालों के अगेंस्ट भी जाना कि नहीं भाई मैं अपना काम करूंगा, तो मैम बहुत सारी चीज़ें हैं, उन सबको मुझे लगता है कि हर कोई नहीं कर सकता है। गांव में देखो फाइनेंशियली कंडीशन भी सबकी अच्छी नहीं है, चाहते बहुत है मैम, मुझे बहुत मैसेज आते हैं, लेकिन अब मैं औरों को क्या बताऊं कि मैं उनको कैसे समझाऊं यार कि इसमें इतना कुछ है। तो मैं बस सिर्फ यही कहता हूँ कि हाँ, आप मेहनत करो, बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मेरे पास इससे ज़्यादा कुछ कहने को है नहीं उनको ना, क्योंकि मैं मेरी 8-9 सालों की जो मेहनत है इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि हर कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ, जो कर सकता है या फिर जो कोई कर रहा है तो निश्चित ही वो भी आगे जाएगा। सही कहा आपने कि किसी भी चीज ऊंचाई पाना आसान नहीं होता, चढ़ना पड़ता है, बिल्कुल मैम, है ना, कई तरह के कष्ट झेले होंगे आपने। तो सबसे पहले अच्छा, एक जैसे आप आर्टिस्ट हैं सर, जी, तो आर्टिस्ट के लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है किसी भी पेंटिंग को बनाना, कोई भी कुछ भी, लेकिन कोई ऐसी पेंटिंग आप बताइए, आपको पक्का याद होगा कि जो सबसे खराब थी और उसका आज भी आपको मलाल है कि वो तो याद है, वो बहुत अच्छी नहीं बनी या बहुत अच्छी जो बनी, ये दोनों चीजें आपको जरूर याद होगी, तो वो कौन सी घटनाएं थी? अभी मैंने ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में किया था एक काम, 1-1.5 साल शायद हो गए होंगे इस वाले समिट को जी। तो सहस्त्रधारा के पास में एक पोर्ट्रेट बनाया था, बहुत बड़ा पोर्ट्रेट था, वो भी 30 to 40 फीट की हाइट पे तो हो गई हो, भी पूरा सीढ़ी में काम किया, और उसमें मैंने रस्सी वस्सी बांध रखी थी, इधर से भी है ना, इसमें। लेकिन वो मुझे लगता है क्या पता फोटो में प्रॉब्लम रही होगी या फिर मेरे बनाने में प्रॉब्लम रही होगी, है ना, वो दोनों चीज़ों में प्रॉब्लम रही, मुझे ऐसा लगता है। तो वो बहुत अच्छा पोर्ट्रेट था। मैं वैसे सुबह उठता नहीं हूँ आसानी से खड़ा, लेकिन लेट ही उठता हूँ 8-9 बजे, लेकिन उस काम को करने के लिए मैं 6-7 बजे भी उठा हूँ, 1-2 दिन किया मैंने वो काम। कलर शेड भी बहुत अच्छी थी, लेकिन वो फेस वैसे बना नहीं प्रॉपर, पता नहीं क्यों नहीं बना। तो उसका मुझे बड़ा रहता है यार कि वो देहरादून सिटी में, मेन सिटी में काम किया है और बहुत बड़ी दीवार पे काम किया है, लेकिन वो वैसा बना नहीं जैसा मैं चाहता था। उस पेंटिंग का मुझे बड़ा मलाल रहता है यार कि इसको अच्छा होना चाहिए था। हालांकि अब काफ़ी ख़राब भी हो चुका होगा, ठीक ही है, क्योंकि कभी बहुत जल्दी कुछ नया बनाऊंगा उस पर अच्छा, तो उसका बड़ा रहता है मुझे कि यार ये और अच्छा हो सकता था जी। और अच्छा तो मैम मैं क्या बोलूँ, अच्छा भी तो मैं नहीं बोल सकता हर पेंटिंग को, क्योंकि देखो मैम कला जो है कभी पूरी नहीं होती है, हर चित्र में कमियां रहती है, है ना। तो मेरे जितने भी चित्र हैं अभी तक, कोई भी मुझे लगता है वो पूरे नहीं है, कुछ बहुत कुछ कमियां, कुछ ना कुछ के बहुत कुछ कमियां हैं, पर एक हम कोशिश करते हैं 80% कम से कम हम अपना बेस्ट उसमें दें। तो हाँ, बल्कि ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि मेरे कुछ बहुत अच्छे प्रोजेक्ट है जिसमें मैं हर्सिल का बोल सकता हूँ। मैंने हर्सिल में काम किया था 2021 के आसपास। तो जैसे हम उस हिल स्टेशन में जाते हैं तो वहाँ पूरी बिल्डिंगें येलो थी, अब शायद नहीं रही वहाँ पे वैसे, क्योंकि लोगों ने कंस्ट्रक्शन कर दी। तो जैसे हम एंट्री करते थे ना वहाँ पे, तो सब बिल्डिंग आपको येलो दिखेंगी वहाँ पे, क्योंकि लगता है ना कि यार हम कहीं जा रहे हैं, सभी घर एक जैसे दिख रहे हैं, सिमिलर, तो बड़ा अच्छा लगता है। फिर हर घर पर मैंने कुछ पेंटिंग्स बनाई हैं, जैसे वहीं का कल्चर। और वहाँ एक पेंटिंग मेरी भरल की बनी हुई है, वो बहुत फेमस पेंटिंग है। वो ऐसे सींग हैं उसके, तो वो गंगोत्री वाले क्षेत्र में भरल बहुत होते हैं झुंड में, तो वो भरल का बहुत फेमस है। एक मैंने याक बनाया वहाँ पे, एक भाई थे, वो कहते हैं कि यार ये हमारा अंतिम याक था, तो उसका भी एक फोटो बनाना। तो एक दीवार पे मैंने वो याक का भी बना रखा है। तो कुछ मेरे फोटोज हैं वहाँ पे जो बनाए, वो अभी भी जिंदा हैं, और वो मेरे वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्टों में से एक है। मुकुल जी, जब पेंटिंग आप करते हैं, क्योंकि पेंटिंग करना बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, कलर कॉम्बिनेशन हो गया, लाइट शेड हो गया, उसका रिफ्लेक्शन हो गया, आईज कांटेक्ट, कि जब कोई जाए तो ऐसा लगे वो हमें ही देख रहा है। अगर हम किसी घटना की बात करें, क्योंकि हर फोटो कुछ कहती है,
ये सभी जानते हैं, लेकिन जब आपकी फोटोओं को देखते हैं तो कभी कोई महिला आपके उसमें, महिलाओं का ज्यादा रहा है क्योंकि उत्तराखंड में महिलाओं का वर्चस्व हमेशा से ज्यादा रहा है। किस क्षेत्र में किसी स्ट्रगल का बात करें, आंदोलन की बात करें, कहीं भी महिलाएं हमेशा से आगे रही हैं, तो आपके चित्रों में भी वही दिखता है। लेकिन आपकी एक पेंटिंग्स की अगर बात करूं तो एक पेंटिंग में मतलब एक बुजुर्ग महिला इस तरह से बैठी है, बहुत सारे आभूषण और उसके चेहरे की एक एक झुर्री वो इस तरह से क्लियरिटी के साथ दिख रही है, मतलब वो उसको देख के कहीं ना कहीं जो हम भूल चुके हैं, वो जो दादी नानी जो हमारे से पहले हमने जो देखा है, जिन्हें हमने जिया है, वो कहीं ना कहीं एकदम से जीवंत हो उठते हैं। तो जब आप इस तरह का बनाते हैं तो आपके दिमाग में भी कुछ चलता है क्या? मैम देखो, मुझे देखो पहले तो बहुत अच्छा लगता है अपने पहाड़ के लोगों पे काम करना, क्योंकि मैम अब तो वो ऐसे लोग हैं ना जिनको लोग शायद ही याद भी करना चाहें, क्योंकि पलायन इतना हो चुका है हमारे यहाँ पे, तो लोग इस तरह बहुत कम ध्यान देते हैं। तो मैम मेरा क्या कि हालांकि मुझे कोई फर्स्ट में देखेगा तो सबको ये लगता है कि बड़ा ऐसा फॉरनर है, मतलब इसको क्या इन चीज़ों के, लेकिन ऐसा नहीं है मैम। मैं बाहर से ड्रेस सबसे भले ऐसा दिखता हूँ, लेकिन मेरे अंदर पूरा उत्तराखंड अंदर में मेरा पूरा पहाड़ बसा हुआ है। तो वो गांव में रहना, गांव के लोगों से बातचीत करना, जितने भी बुजुर्ग लोग हैं उनके साथ रहना, प्रकृति में रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने लोगों को बनाऊं, उन लोगों को जिनको, जैसा भी कह रहा था मैं, कि लोग शायद ही याद अब करते होंगे बहुत कम, उनकी पुरानी ज्वेलरी वो कैसे पहनते थे, वो उनका पहले कैसे खान पान था, वो कैसे घरों में पहले रहते थे, उनकी वो निश्चल मुस्कान। बिल्कुल। तो उन चीज़ों को मैम मुझे लगता है बचाना तो खैर अब बड़ा मुश्किल है, पर मैं प्रचार प्रसार कर सकता हूँ उन चीज़ों का, मैंने संजोने की कोशिश तो हाँ, कोशिश एक विरासत के रूप में अपने चित्रों के माध्यम से मैं, मुझे लगता है मैं एक प्रयास कर सकता हूँ प्रचार प्रसार करने का, उसको संरक्षित करने का। बिल्कुल सही कहा आपने। आपकी पेंटिंग्स को जब भी देखो, और आपके जो भी मोस्टली मैं देखती हूँ रील्स जब भी चलती हैं, आप पेंटिंग कर, आपकी रील्स में हमेशा नेगी जी भी विरासत को बचाने के लिए पुरोधा हैं, एक संस्कृति के जिन्होंने उत्तराखंड की संस्कृति अपने गीतों के माध्यम से या व्यंग के माध्यम से हमेशा अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। और आपके जब आपका काम रहता है उसमें नेगी जी के गीत हमेशा रहते हैं। तो नेगी जी और आपका इस तरह का कनेक्शन आपके, मुझे लगता है कि पहाड़ को लेके सबसे ज्यादा अगर गानों के माध्यम से सबसे बड़ा जो काम किया है संस्कृति को बचाने का, प्रचारित करने का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो वो नरेंद्र सिंह नेगी जी से बड़ा नाम कोई हो नहीं सकता है ना जी। तो वो अमर पुरोधा हैं उस चीज़ के। तो और मैंने उनके गीत बहुत सुने हैं, तो वो सीधे मैम दिल को टच करते हैं। मतलब अगर कोई भी हम उनका, जैसे वो सेरा बस ग्याल वाला उनका बहुत पहला गाना है ना, 1980 के आसपास का गाना, उसको सुनो तो ऐसा लगता है जैसे मतलब हम वहीं चले गए। उनके कोई भी गाने सुनो तो आदमी को लगता है कि मैं वहां खड़ा हूं और वो सब हो रहा है आसपास, उसको फील कर रहा हूं। तो मैं उन चीज़ों से बड़ा कनेक्ट हो पाता हूँ। तो मुझे लगता है कि जैसे मैं मैम आर्ट करता हूँ तो मुझे भी वो फील आती है उस समय, जैसे मैं किसी बुजुर्ग का बना रहा हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ यार अभी वो हैं जैसे मेरे साथ बैठे हुए, और मैं उस टाइम पीरियड में हूँ। वो पुराने घर पठाल वाले, वो पत्थरों वाली चिनाई, और पुराने लोग, गांव का वो माहौल, घट चल रहा है, जैसे वो जंदरू पीस रहे, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार ऐसा होना चाहिए। और जब मैं बनाता हूँ तो मुझे ऐसे फील आती है उस समय। अच्छा ना, मैं तो कभी जब मतलब छुट्टा रहे हो रहा हाँ, तो छुट्टम कभी देखी बीच जंदरू, कभी देखी देखिए क्या मैं दादागल घुमाई, जंदरू पे घुमाई, और दादीगल कभी वो जब दादी घटवाड़े पे सोन जानते था, एक दो बार दादीगल जाई उछे में। अच्छा मतलब देखियो इन्नी की इन्नी देखी, बस कल्पना नहीं देखियो। हाँ देखियो। और भाई हम रहे गाँव में जी, और अभी भी हम गाँव में जी रहना। खैर गाँव में अब तन चीज तो नहीं रही, पर अगर मैं आज से 15-20 साल पहले की बात करूँ तो मैंने वो चीज देखी, महसूस करी, और गाँव का सब काम भी करा थोड़ा थोड़ा में। अच्छा, तो मतलब इन कुछ नहीं कि पता नहीं, ना पता मैं सब पता, बल्कि मैं तो चाहूँ काश वो समय फिर आऊँ तो बहुत अच्छा। अच्छा, तो ना जब पता चल तभी शायद बना भी सकना छो। बिल्कुल सही बात है ना। हाँ, पता नहीं होता तब तो कनम बना सकते, पूछी खुद गाछू नहीं बन सकते। सही बात, सही कहा आपने कि जब हम उस चीज को जीते हैं ना तो उसका एक दूसरा इम्पैक्ट हमारी, चाहे वो लेखनी हो, चाहे वो आर्टिस्टिक फील्ड कोई भी हो, वो झलकता है। और आपके जो ब्रश हैं वो वही कलाकारी दिखाते हैं, चाहे वो चमक देनी हो, चाहे वो कोई भी शेड हो। तो मुकुल, जैसे हम बात कर ही रहे हैं कि बचपन इस तरह का था, पिता का इस तरह, घर परिवार ऐसा था, घर में कौन था जिसे पेंटिंग का शौक था? कहाँ से मिली ये विरासत? मेरे घर में तो कोई भी नहीं था। अच्छा। जिसने कभी मतलब ऐसा
चित्रकारी ऐसा कुछ काम किया हो। मेरे दादाजी बूढ़ा जी कोई भी नहीं रहे ऐसे। मैं पूछता भी हूँ ना मेरे दादी औरों को कि कोई था हमारे खानदान में जिसके कुछ गुण आए हो। कोई और चीज रहे बोली, मतलब कोई और आर्टिस्टिक फील्ड रहा? नहीं मैम, आर्टिस्ट भी कोई नहीं रहा मेरे घर में। हाँ, मेरे पुराने, अगर मैं अपनी पीढ़ियों को भी खंगालूं तो ऐसा आर्टिस्टिक आदमी तो नहीं कोई रहा। जी, मतलब भगवान ने पूरी दृष्टि आप पे डाली थी। हाँ, मैं अजूबा निकला एक। सही कहा आपने, अजूबा नहीं, ये अनमोल रत्न कह सकते हैं, जो संस्कृति बचाने के लिए पहल तो कर रहा है। क्योंकि आज का युवा चाहता है कमाना, पैसा, गाड़ी, बंगला और बहुत सारे, लेकिन आपने जो चाहा, देखिए पैसा नेसेसरी है, हम सभी जानते हैं, लेकिन पैसे के साथ में रोजगार देना, रोजगार के साथ अपना एडवेंचर पूरा करना, अपनी संस्कृति को संरक्षित करना और उसके साथ में जिन पलों को हमने जिया है उन्हें उकेरना। हाँ। ये जो चांस है ये आपको मिला है, और ये तो मतलब ऐसी चीज है जो सबको शायद नहीं मिलती। इसके लिए तो आप लकी हैं। नहीं, सच बात मैम, इस मामले में तो मैं किस्मत वाला हूँ कि भगवान ने वो सब दिया है मुझे जो मैं चाहता हूँ और जो चाहता था। बिल्कुल, आगे भी मिलेगा। अच्छा, जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि चीज़ें हो रही हैं, सरकार, मैंने अभी तक जितना बात कर रहे थे हम लोग पहले, तो उस समय ये बात सामने आई थी कि प्रोजेक्ट जो हैं, आज तक जितनी भी चीज़ें आपने की हैं वो आपके व्यक्तिगत संबंधों से आपको मिला है ना? व्यक्तिगत संबंधों से आप काम कर रहे हैं, व्यक्तिगत संबंधों के कारण ही आप सर्वाइव कर पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें सरकार की, तो सरकार की तरफ से कभी कोई अप्रोच आपकी तरफ आई कि आप ये वाला काम ले लीजिए? क्योंकि काम तो यहाँ बहुत होते हैं। नहीं मैम, कहाँ ऐसा कहाँ आएगा मैम। अगर ऐसा देखो पेंटिंग का कोई बड़ा प्रोजेक्ट आएगा तो वो ठेकेदार को मिलेगा, वो टेंडर पड़ेंगे वो फिर ठेकेदार को मिलेगा। क्यों भाई, स्थानीय कलाकारों को भी आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट तो बांध सकते हैं ना, या तो उसके लिए कोई इस तरह की वो बनाए, मतलब कंपटीशन हो या कुछ हो, कुछ नीतियां बनाए हैं ना, या फिर आप वर्क एक्सपीरियंस देखिए जी, है ना। उत्तराखंड इतना बड़ा भी नहीं है भाई, बहुत छोटा राज्य है, और यहाँ पे तो आराम से पता भी लग सकता है कौन काम कर रहा है। जी जी जी। और हर क्षेत्र के लोगों को काम दे, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट से 2-3 अच्छे आर्टिस्टों को देके वो अपनी टीम बनाए, सबको काम मिले। लेकिन ऐसा नहीं होता मैम। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे अभी कुंभ आने वाला है ना, हालांकि हमें वहाँ काम मिले ना मिले कोई श्योरिटी नहीं है, लेकिन वहाँ भी क्या होगा, टेंडर पड़ेंगे, बड़े बड़े ठेकेदारों को काम मिलेगा, बाहर के ठेकेदार होंगे, तो वो ठेकेदार फिर आर्टिस्टों को लाएंगे बाहर से, वो भी किनको, जो 20 रुपए स्क्वायर फीट में काम करे, 30 में, जो कम से कम में काम करे, है ना। तो मैम सोचो, जो कम से कम में काम करेगा तो पहला तो उसको ये रहेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा काम निपटाऊं वाला फिर रहेगा मैम। फिर वो मैं काम करता हूं, कनेक्ट नहीं होगा। हाँ, मैं तो मैम देखो बहुत कॉल्स आते हैं मुझे, बहुत मैसेज आते हैं कि काम करना है। मैं कहता हूँ देखो, मैं काम तो अपनी शर्तों पे करूंगा, कम काम करूंगा और अपने जेन्युइन रेट में भी काम करूंगा और आपको बहुत अच्छा काम करके दूंगा, और मैं उस काम को मैम दिल से करूंगा बस, क्योंकि वो पेंटिंग मेरी आत्मा है, मेरा जीवन है, तो मैं उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने कि जब हम कोई काम करते हैं, कम से कम पैसा, ये बिल्कुल सही है सरकार की नीति कि कम से कम खर्चे में ज्यादा काम हो, ये सामान्य सी बात है, घर परिवार में भी यही होता है। लेकिन मौका, आप आर्टिस्ट की बात कर रहे हैं कि आर्टिस्ट को अप्रोच कभी नहीं हुई सरकार की तरफ से, अगर हम पर्सनली आपकी बात करें तो नहीं हुई। तो जैसे आर्टिस्ट हैं, ठीक है, अलग अलग फील्ड के लोग हैं, तो जैसे आपके ही फील्ड के क्या कोई ऐसा कोई ग्रुप या कोई ऐसा संगठन या आपके जैसे, क्योंकि कई सारे लोग होंगे, तो क्या आप लोग मिलके, क्या आप लोगों ने कभी कुछ इस तरह का प्लान किया कि हम इस तरह से काम करेंगे, हम इस तरह से अप्रोच करें, खुद से अपनी बात को रखें, कभी इसकी पहल की आप लोगों ने? मैम मैंने नॉर्मली ग्रुप तो बनाए हैं जो हम काम करते हैं, लेकिन हमने ऐसा कोई संगठन टाइप का नहीं बनाया है जो कलाकारों की आवाज को उठाए, ऐसा तो नहीं बनाया संगठन नहीं। हाँ, क्योंकि मैम वो इसलिए भी नहीं है क्योंकि देखो ना, पहले तो ये रहती है ना मानसिकता सबकी कि नौकरी लग जाए, नौकरी लग जाए, फिर जब नौकरी ना लगे तब वो मजबूरन इस फील्ड में आएगा, मतलब ऑप्शन लेके चलना। हाँ, ऑप्शन लेके, क्योंकि मैम कला में तो देखो 2 चीजें होती थी पहले, नौकरी जल्दी लग जाती थी, जो आप भी कह रहे थे, बीएड हाँ, बिल्कुल बिना बीएड के नौकरी लगती थी, नौकरी लग जाती थी। फिर दूसरे का नौकरी ना लगे तो चलो यार कुछ राइटिंग रूटिंग पेंटर तो बन जाएगा, वॉल पेंटिंग बहुत होती थी पहले, है ना, तो रोजगार तो मिल जाएगा। तो अभी भी है कुछ ऐसी चीजें जो जिनको लगता है कि ठीक है हम सरकारी की पहले तैयारी करते हैं, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो हम ये सेकंड ऑप्शन। हाँ, तो वैसे कोई नहीं मैम, दिल से वाले कम लोग हैं कि जिनको ये है कि नहीं यार जैसा भी हो पर इसमें एक करियर बनाना है। तो अगर वैसे लोग मिले तो शायद मतलब हाँ, तो शायद फिर एक संगठन बने, फिर हम अपनी आवाज को ऐसा मजबूत करें, बहुत सारी चीजों को लेके। संगठन से मतलब यहाँ पे यह है कि एक ऐसा ग्रुप जो आपके काम के बारे में बात करे, हाँ, जो कलाकारों के अधिकारों के लिए बोले कि यार सरकार को मतलब बाहर की बजाय आप हमें दीजिए, बिल्कुल हमें दीजिए, जो उनसे प्रश्न कर सकते। बिल्कुल मैम,
ऐसा होना आवश्यक, आपको लगता है ये आवश्यक? बिल्कुल मैम, होना आवश्यक है, क्योंकि कलाकारों को मौका मिलेगा मैम, और जो दिल से काम करना चाहते हैं ना कहीं उनको भी कुछ मौका मिलेगा जिससे वो अपनी आजीविका चला पाए। जैसे हम बात पे बात कर रहे हैं कि बुलाते हैं बाहर से, तो क्या आपको लगता है कि हमारे यहाँ टैलेंट की कमी है जो आर्टिस्ट बाहर से बुलाती है सरकार? नहीं मैम, इस पे आप क्या कहेंगे? टैलेंट की कमी तो नहीं है, बिल्कुल पहाड़ों में टैलेंट है, ऐसा नहीं कि टैलेंट नहीं है। मैं आज काम कर रहा हूँ, है ना, तो आज मेरे पास भी अच्छे प्रोजेक्ट हैं, तो भाई मैं भी तो पहाड़ों से आया हूँ और मुझे मौका मिला है तब, और वो मौका कुछ गिने चुने लोगों ने दिया है जिसका मैं जिक्र कर भी चुका हूँ। तो अगर शायद वो मुझे सपोर्ट ना करते, मुझे मौका नहीं मिलता, तो मैं भी शायद नहीं कर पाता, जो सच बात है, मैं चाह के भी नहीं कर पाता फिर ये। तो वो मौका मुझे लगता है कि सरकार को देना चाहिए युवाओं को, ताकि वो भी अच्छा कर पाए। जैसे हम बात करते हैं, अभी आपने कहा कि सरकार जी, आर्टिस्ट बाहर के, संस्कृति हमारी, हम दूर क्यों? इस पे आप क्या कहेंगे? मैम देखो, मुझे लगता है कि अगर आर्टिस्ट बाहर के हैं तो हमारी संस्कृति से कभी कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, कभी भी नहीं। और अगर जैसे मैं उत्तरकाशी से हूँ, मैं अपने आसपास का परिवेश देख रहा हूँ, लोगों को देख रहा हूँ, घर गांव देख रहा हूँ, तो वो चाहे मैं बाहर भी रहूँ लेकिन वो कहीं ना कहीं मेरे दिल में रहेगी, और मैं उसको एज अ कलाकार दीवार पे उकेरूँ तो मैं उन बाहर वालों से ज़्यादा अच्छा कर पाऊंगा, क्योंकि मैं उन चीज़ों से कनेक्ट हूँ। बाहर वाला आएगा तो उसको तो भाई पहले समझाने पे ही लगेगा यार कि ऐसा बुलाक बनती है, ऐसा गुलबंद बनता है, तो वो चीज़ें नहीं कनेक्ट कर पाएगा। मुझे लगता है जो स्थानीय कलाकार होंगे वो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से कर पाएंगे और कनेक्ट भी कर पाएंगे। सरकार की बहुत सारी नीतियां हैं, हमेशा सरकार इस बात पे बात करती है कि हमने नीतियां बनाई हैं रोजगार देने की, युवाओं के लिए, बेहतर भविष्य के लिए, हर एक चीज पे बात सरकार करती है। लेकिन अगर हम देखें, आधे से ज्यादा काम बाहर के लोगों को मिलता है, आधे से ज्यादा काम बाहर के लोग करके जाते हैं, उसमें हम कहाँ पे हैं? उत्तराखंड के लोगों को कितनी प्राथमिकता देती है सरकार? मैम देखो, बहुत सारे विषयों में तो मैं नहीं बोलूंगा कि और मैं क्या क्या, लेकिन जो मैं अपना अगर आर्ट वाला बात करूँ उसमें तो बहुत कम है, क्योंकि मैंने जितने भी काम किए मैम, मेरे अपने व्यक्तिगत संबंध है ना, और जहाँ भी काम किए हैं सब अपनी अप्रोच है, अपने व्यक्तिगत संबंध है, सब कुछ अपने ही दम पे है। मतलब कभी किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, मतलब जो मंत्री हैं, हाँ, राज्य स्तर के जितने भी विभाग हैं, कभी किसी ने ऐसा संपर्क नहीं किया मैम कि नहीं बडौनी करके कोई है अच्छा काम कर रहा है, मौका दो। बहुत कम लोग हैं। हाँ, बस एक बात बोलना चाहूँगा कि रितु खंडूड़ी मैम है, उन्होंने मुझे विधानसभा के लिए काम के लिए अप्रोच किया था, तो मतलब इन 8-9 सालों में, और मैंने विधानसभा के लिए अभी कुछ काम भी किया कैनवस का। तो वो मुझे लगते हैं पहले मंत्री हैं, हाँ, विधानसभा अध्यक्ष जी हैं, जिन्होंने मुझे मतलब मौका दिया है, और उन्होंने मेरे काम की सच में सराहना भी करी है काफ़ी, और उन्होंने कहा कि मुकुल आगे भी मौका देंगे कि आपका काम है उस लेवल का। तो अगर और भी मैम जैसे हमारे संस्कृति मंत्री हैं, है ना, क्योंकि कला का तो पूरा प्रभार उनके पास है ना, तो अगर थोड़ा भी मैम सपोर्ट करें स्थानीय कलाकार को, मैं ये नहीं कह रहा मैम कि मुझे ही सपोर्ट करो, बहुत लोग हैं और उनको भी सपोर्ट करो, हाँ कोई भी हो मैम, आप सपोर्ट करिए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमें मैम उम्मीद तो भाई अपनी सरकार से ही है, क्योंकि वो करेंगे तो फिर हम कलाकार लोग तभी तो कुछ अच्छा कर पाएंगे। मुकुल, बात तो आपने सही कही कि सरकार से उम्मीद करना हमारा हक है। बिल्कुल है मैम, और सरकार का कर्तव्य बनता है कि वो हमारे लिए काम करे, हमारे लिए नीतियां बनाए, हम बेहतर कर सकें, क्योंकि हम भी किसी को रोजगार दे पाए, हम इस लायक तो बने। बिल्कुल मुकुल, जैसे आज की पीढ़ी है, जिसका जमाना है, आज की पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से कई गुना आगे और बहुत फास्ट सोचती है। कभी आपके जीवन में ऐसा हुआ कि जब आप सिखाते हैं, हर कोई ऐसा जेनजी आ गया जिसे समझाना बड़ा मुश्किल होता, कभी इस तरह के चैलेंजेस आते हैं सिखाने में? मैम देखो, सिखाने में तो बेसिकली ये नहीं रहता किसी का कि किस सब्जेक्ट पे सीखना, उनको तो ये कि बस मुझे सीखना है बस, क्योंकि अब अगर हम नए बच्चों को देखें ना मैम, तो वो कार्टून ही बनाते हैं बेसिकली। यस, डोरेमोन हो गया और छोटा भीम वगैरह, वो तो ज़्यादातर कार्टून ही बनाते हैं। लेकिन मैं कहीं भी जाता हूँ जैसे बच्चों के, तो मैं बच्चों को कहता हूँ देखो ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं बनानी, आप बनाओ, अपने आसपास दिखने वाली चीज़ों को बनाओ, चाहे आपको लोटा, गिलास, थालियाँ ये सब दिख रही, इनको बनाओ। आपको अपने मम्मी पापा दिख रहे हैं, सेम ना बने कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम लगे तो कि कोई बैठा है, हमने किसी को बनाया है वहाँ पे, तो अपने आसपास की चीज़ों को बनाना चाहिए, और जो दिख रहा है वो बनाए। क्योंकि और आजकल की जो मैम यूथ है ना, जैसे हम जैन जी की बात कर रहे हैं, तो उनको बहुत कम लोग हैं उसमें जो अपने संस्कृति को समझना चाहते हैं या फिर उसके बारे में जानना चाहते हैं, कम लोग हैं ऐसे, बहुत कम।
कुछ कुछ हैं उनके तो चलो मैसेज भी आ जाते हैं कई बारी कि भैया हमको भी करना है या फिर हमको अच्छा लगता है, लेकिन वो बहुत कम है, वो सिर्फ 10% है बस। सिखाने में सबसे ज्यादा चैलेंज क्या आता है बच्चों को जब आप सिखाते हैं? कोई तो चैलेंज आता ही होगा। हाँ बिल्कुल आता है मैम, क्योंकि देखो जब मैं कभी वॉल वर्कशॉप करवाता हूँ ना बच्चों के साथ, तो वो कलर का बड़ा आता है, क्योंकि बच्चे ना कलर को बड़ा फैला देते हैं और वो कलर भी ऐसे लग गया तो फिर वो मिटता नहीं। वो बड़ा समझाना पड़ता है कि यार इसमें मत छेड़ो, अभी इसको जब बोलेंगे तब करना। तो वो कलर का फैलाना वाला तो बड़ा उनके साथ हो रहा है। अच्छा, बहुत वैसी सा हो जाता है एकदम। खुद ही उनके हाथ ऐसे हो जाते हैं पूरे, फिर वो कलर भी ऐसे रहता है ना, बिना तार पिन के साफ भी नहीं होते, वो लग गया, वो फिर पानी से धुलते हैं। मैंने कहा ये पानी से भी नहीं जाएगा भाई, तो तार पिन से जाएगा। तो बच्चों के साथ बड़ा ही रहता है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है मैम बच्चों के साथ काम करना, क्योंकि उनका भी ये रहता है ना कि हम भी सीखें, हम भी कुछ करें। और मुझे भी अच्छा लगता है जब कभी कभार समय मिल जाता है तो बच्चों के साथ भी वर्कशॉप कर लेता हूँ। ओके, अच्छा मुकुल, क्योंकि किसी भी बच्चे में उसकी माँ की सबसे ज़्यादा छवि भी होती है जी। और उसके गुण बहुत ज़्यादा माँ से मेल खाते हैं, तो आपकी मम्मी को कभी, मम्मी जब पेंटिंग देखती होगी आपको इस तरह से बढ़ते हुए, तो आपकी मम्मी का रिएक्शन क्या होता है, वो जानना चाहेंगे आपसे। अच्छा लगता है मेरी माँ को, जैसे कुछ मैं बनाता हूँ ना, तो भाई के फ़ोन में, पापा के फ़ोन में माँ देख लेती कभी कभार फ़ोटो, तो फिर जब मैं जैसे घर जाता हूँ तो माँ जी बोलती है कि हाँ मैंने फ़ोटो देखी, बहुत बढ़िया था, तो बनोनो तक थे बनोनो। अभी जैसे मैंने वो रेशमा शादी दीजिए उनका बनाया ना, तो मेरी माँ फोटो में देखेंगे तब मेरी माँ जरूर बोलेगी अरे वो जो गायक है उनकी फ़ोटो थे बनोनो। तो माँ को देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है, और सपोर्ट भी करते हैं माँ, और बोलते हैं कि बस अपना ध्यान रखना, जहाँ भी जाएगा तो सीढ़ियों में चढ़ा रहता है, थोड़ा उस चीज़ का ध्यान रखना, और तो काम तो अच्छा ही कर रहा है। जो उत्तराखंड के आर्टिस्ट हैं, अगर उनके लिए कोई बात कहना चाहेंगे हम जी, है ना, तो क्या कहेंगे कि आपके अनुसार उत्तराखंड के आर्टिस्ट को उनका हक कब मिल सकता है? देखो पहले तो जितने भी यहाँ पे यूथ आर्टिस्ट हैं जो काम कर रहे हैं या फिर करना चाह रहे हैं, क्योंकि देखो भाई मेरा काम तो संस्कृति पे है, देखो कला की तो कोई सीमा नहीं है। अगर आप किसी भी विषय पे काम कर रहे हो तो पहले तो बड़ी मेहनत और लगन से काम करो, और देखो 1 या 2 साल में सफलता मिलनी आसान नहीं है। बड़े बड़े जितने भी आर्टिस्ट हैं 20 साल 30 साल काम किए तब जाके लोग जानते हैं, है ना। तो कंटिन्यू काम करो, अच्छा काम करो, और जब तुम्हें लगता है कि नहीं यार इसी फील्ड में जाना और हम अच्छा भी काम कर रहे हैं, तो फिर आप अपनी आवाज़ को रख सकते हो आगे अपने अपने स्तर से, कि भाई कलाकारों के लिए भी ऐसा कुछ नियम बनाए जाएं या फिर कुछ ऐसा हो जो स्थानीय कलाकारों को मौका मिले, क्योंकि उत्तराखंड देवताओं की भूमि है और उत्तराखंड में बड़े बड़े फेस्टिवल भी होते हैं। कुंभ हो गया, नंदा राजात हो गई, है ना, G20 समिट भी यहाँ पे हुआ था। तो क्या है कि तो इसमें क्या है कि बाहर के लोग बहुत आते हैं काम करने, तो आपका काम अच्छा होगा और आपकी आवाज़ भी बुलंद होगी कि नहीं भाई हमें काम दो, तो बिल्कुल आपको काम मिलेगा। अच्छा काम होगा तब भी काम मिलेगा, और अगर आपकी आवाज़ भी बुलंद हो कि नहीं भाई हमको काम मिलना चाहिए, हम स्थानीय है, पहले तो हमारा हक है, हमारा अधिकार है, तो उसके लिए भी आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। और रही बात काम की, तो काम बहुत है उत्तराखंड में, ऐसा नहीं है काम नहीं है, काम बहुत है, बस वह है कि आपको मौका और मेहनत, समर्पण, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। मतलब आपको लगना ही पड़ेगा। हाँ बिल्कुल मैम। अच्छा मुकुल, अब जाते जाते हमारे जो छोटे श्रोता भी हैं, बड़े भी हैं, बड़ी उम्र के लोग भी हैं, आपको क्या लगता है कि कोई ऐसी चीज़ जैसे हम बात करें कि क्या बना सकते हैं और बेहतर कैसे, अगर पेंटिंग हो तो क्या किस तरह की होगी, क्या हम उनसे अप्रोच कर सकते हैं, वो आपको एडवाइस दें या इस तरह का कुछ हो सकता है? हाँ, वो जैसे गांव में कभी जाके उन लोगों के साथ समय बिता के उनके एक्सपीरियंस और पहले क्या होता था, तो शायद ऐसा होता हो, तो उनसे बातचीत करके पहनावे पे हो, चाहे है ना उनके खान पान पे हो, चाहे रहने का, जो भी चीज़ें उनसे बात करके तो अपनी एक मेमोरी हम बना सकते हैं। देन फिर उसको हम कैनवस पे, पेपर पे, दीवारों पे उकेर सकते हैं। ऐसा तो बहुत अच्छा आइडिया भी कर सकते हैं, एक पहल हो सकती है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल इस तरह की। हाँ जी बिल्कुल। आज की जो ये चर्चा है मुकुल जी से यहीं समाप्त करते हैं। तो दोस्तों, आज हमने सुना मुकुल बडोनी जी को। मुकुल बडोनी जी की कहानी हमें सिखाती है कि सपनों की कोई उम्र नहीं होती। हुनर चाहता है एक आगाज, एक शुरुआत, और हुनर किसी डिग्री की भी मोहताज नहीं होती। अगर आपके पास हुनर है तो आप किसी भी जगह पर किसी भी चीज के लिए तरसते नहीं हैं, बस आप कोशिश करते हैं।
जुनून आप में होना चाहिए, जोश आप में होना चाहिए, और आगे बढ़ने की ललक अगर आप में है तो आप उस मंजिल को निश्चिंत ही पा लेंगे। क्यों? क्योंकि मंजिल में चढ़ के ही मजा आता है कि हम कितनी ऊंचाई पर हैं। तो आप भी अगर अपने सपनों की ऊंचाइयों को पाना चाहते हैं, सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं और वास्तव में उत्तराखंड की लोक संस्कृति को बचाने के लिए वॉल पेंटिंग जैसी आर्ट से जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमें मैसेज कीजिएगा। और मुकुल जी को अगर आप कोई राय देना चाहते हैं तो भी आप हमें मैसेज कीजिएगा। तो इसी तरह की अलग अलग शख्सियतों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। तो आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।